एक सवाल जो मन को झकझोर देता है। क्या आपने कभी सोचा कि जब आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि या उनके करीबी ही अवैध खनन के काले खेल में शामिल हो जाएं, तो फिर कौन उठाएगा आवाज? जब सत्ता और विपक्ष दोनों मौन हो जाएं, तो क्या होगा उन आदिवासी समुदायों का जो अपनी जमीन, जंगल और संवैधानिक अधिकारों को खोते जा रहे हैं? यह कहानी सिर्फ खनन की नहीं, बल्कि साजिश, लालच और पर्यावरण के विनाश की है, जो गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में एक भयावह सच्चाई बन चुकी है। सत्ता का मौन। जब जनप्रतिनिधि बन जाते हैं गुनहगार। सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों का पहला कर्तव्य है कि वे जनता की आवाज बने। संविधान के अनुच्छेद 39(b) के तहत राज्य का दायित्व है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग समुदाय के हित में हो, न कि कुछ लोगों के निजी लाभ के लिए। लेकिन जब ये जनप्रतिनिधि खुद अवैध खनन में लिप्त हो जाते हैं या अपने करीबियों को संरक्षण देते हैं, तो यह मौन एक आपराधिक साजिश में बदल जाता है। उनकी चुप्पी न सिर्फ संविधान का उल्लंघन है, बल्कि उन लाखों लोगों के साथ विश्वासघात है जो उन्हें वोट देकर चुनते हैं। जनप्रतिनिधि भी जनता के पैसे से वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएं प्राप्त करते हैं। यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे लोगों की शिकायतों को सही जगह तक पहुंचाएं और उनका समाधान करें, जैसे कि अवैध खनन पर रोक लगाना और पर्यावरण की सुरक्षा करना। गुजरात के कई इलाकों में अवैध खनन बेरोक टोक चल रहा है। खासकर आदिवासी क्षेत्रों में यह समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि प्रशासन भी इन नेताओं के सामने नतमस्तक हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने टी.एन. गोदावरमन थिरुमलपद बनाम भारत सरकार 2002 मामले में साफ कहा था कि प्राकृतिक संसाधनों की लूट पर रोक लगाना सरकार का कर्तव्य है। फिर भी जब जनप्रतिनिधि ही इस लूट में शामिल हों, तो प्रशासन की क्या मजाल कि वह कुछ बोले। जब जनप्रतिनिधि ही इस लूट में अच्छे से शामिल हो जाते हैं और उन पर या उनके करीबियों पर जब बड़ा जुर्माना लग सकता है, तब वे प्रशासन की कठपुतली बन जाते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में गहराता संकट, पर्यावरण और अधिकारों की तबाही। आदिवासी समुदाय जो सदियों से जंगलों और पहाड़ों के साथ जीते आए हैं, आज अपने ही घर में बेगाने हो गए हैं। अवैध खनन से न सिर्फ जंगल कट रहे हैं, बल्कि नदियां सूख रही हैं और हवा जहरीली हो रही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ऐसी गतिविधियों पर सख्त रोक है, लेकिन ये कानून कागजों तक सिमट कर रह गए हैं। इस खनन से राज्य को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक गुजरात में हर साल अवैध खनन से अरबों रुपए का खनिज चोरी हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान आदिवासियों का है। संविधान का अनुच्छेद 244 और 5वीं अनुसूची उन्हें अपने संसाधनों पर अधिकार देती है, लेकिन यह अधिकार छीना जा रहा है। खनन उद्योग में रोजगार के मौके जो आदिवासियों को मिलने चाहिए, वे बाहरी माफियाओं की जेब में जा रहे हैं। सत्ता और विपक्ष की चुप्पी, एक गहरी साजिश। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि न सत्ताधारी दल के नेता बोलते हैं, न विपक्ष के। क्या यह सब एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है? क्या सत्ता और विपक्ष के बीच कोई गुप्त समझौता है कि इस लूट को चलने दिया जाए? कुछ अपवाद जरूर हैं। भरूच जिले के सांसद मनसुख वसावा और झगड़िया के पूर्व विधायक छोटूभाई वसावा जैसे नेता बिना किसी डर के आवाज उठाते हैं। छोटूभाई, जो किसी भी पक्ष से नहीं जुड़े, फिर भी अपने आदिवासी समुदाय के लिए लड़ते हैं। लेकिन ऐसे नेताओं की संख्या कम होने के बावजूद वे आदिवासी समुदाय के संघर्ष को एक नई दिशा दे रहे हैं। उनकी आवाज एक उम्मीद की किरण है, जो अंधकार को चुनौती देती है और न्याय की लड़ाई को जीवित रखती है। आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व और भविष्य की राह। गुजरात में 6 सांसद और 27 विधायक आदिवासी समुदाय से आते हैं।
यह गर्व की बात है कि इतने बड़े स्तर पर आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व हो रहा है। लेकिन यह भी सोचने की बात है कि जब आदिवासी क्षेत्रों में अवैध खनन जैसी गंभीर समस्याएं होती हैं, तो अधिकांश प्रतिनिधि मौन क्यों रहते हैं? क्या यह उनके संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी नहीं है? अगर यह प्रतिनिधि अपनी आवाज को प्रभावशाली तरीके से उठाएं, तो न सिर्फ अवैध खनन पर रोक लग सकती है, बल्कि आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित हो सकती है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जब तक हम अपने चुने हुए नेताओं से जिम्मेदारी नहीं मांगेंगे, तब तक बदलाव संभव नहीं है। यह समय है कि हम अपने प्रतिनिधियों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाएं और सामूहिक रूप से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े हों। कानून का मजाक, जब संरक्षक ही बन जाएं भक्षक। माइनिंग एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत अवैध खनन पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने सैमटा जजमेंट 1997 में आदिवासी क्षेत्रों में खनन के लिए सख्त नियम बनाए थे, जिसमें स्थानीय समुदाय की सहमति जरूरी है। लेकिन इन नियमों का पालन कौन कर रहा है? जब जनप्रतिनिधि और प्रशासन मिलकर इस काले धंधे को चलाते हैं, तो कानून का मजाक बन जाता है। भविष्य का खतरा, क्या हम चुप रहेंगे? अगर यही हाल रहा तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। जंगल खत्म होंगे, पानी सूखेगा और आदिवासी अपनी जमीन से बेदखल हो जाएंगे। यह सिर्फ पर्यावरण का नुकसान नहीं, बल्कि एक पूरे समुदाय की संस्कृति और पहचान का विनाश है। हमें ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनने की जरूरत है जो संविधान के अनुच्छेद 51 जी के तहत पर्यावरण की रक्षा और लोगों के अधिकारों के लिए बुलंद आवाज उठाएं। निष्कर्ष, अब जागने का वक्त है। आने वाले समय में हमें ऐसे जनप्रतिनिधियों का चयन करना चाहिए जो निडरता से सही मंच पर लोगों के संवैधानिक अधिकारों के लिए आवाज उठा सकें। ऐसे प्रतिनिधि जो न केवल कानून की जानकारी रखें, बल्कि अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझें और उनका समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हों। अगर हम जागरूकता से अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करें, तो न केवल अवैध खनन पर अंकुश लगेगा, बल्कि आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकार भी संरक्षित रहेंगे। यह समय है कि हम ऐसे नेतृत्व को चुनें जो निडरता और ईमानदारी के साथ हमारी आवाज बने। यह कहानी सिर्फ गुजरात की नहीं, बल्कि हर उस आदिवासी और आम नागरिक की है जो इस लूट का शिकार हो रहा है। अवैध खनन एक कैंसर की तरह फैल रहा है, जो हमारे जंगल, नदियां और संविधान को खा रहा है। क्या हम चुप रहकर इस साजिश का हिस्सा बनेंगे या आवाज उठाकर अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे? यह हमारा हक है, हमारा संविधान है और हमारा भविष्य है। इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।